नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को मिले बड़े झटके की। बात करेंगे वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, चुनाव आयोग से कांग्रेस के डेलीगेशन की मुलाकात की। देखेंगे कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को चिट्ठी में क्या लिखा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने CBI को क्यों दी नसीहत। बात वरुण गांधी के बड़े प्लान की और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 3 अप्रैल को केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। नामांकन से पहले कांग्रेस सांसद रोड शो में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने जारी की 11वीं लिस्ट, 4 राज्यों से 17 उम्मीदवार किए घोषित। विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में पार्टी ने उतारे 114 उम्मीदवार। TMC नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को लेकर दिया अहम बयान। कहा, बंगाल में TMC मतलब इंडिया गठबंधन। और लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में भाजपा को लगा झटका। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी पर लगाया छल करने का आरोप। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली शराब घोटाले केस में पिछले 6 महीनों से तिहाड़ जेल में कैद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। आम आदमी पार्टी के लिए आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने आज ED को फटकार भी लगाई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह सियासी गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस PB वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ED से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। कोर्ट को वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर माना कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और उन पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है। कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह के वकील ने बताया कि अब ट्रायल चलने तक संजय सिंह को ED गिरफ्तार नहीं करेगी। संजय सिंह को ED ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में ED ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह 3 महीने से ज्यादा वक्त से हिरासत में है और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई। संजय सिंह की जमानत पर आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर की। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, आज हर आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए बहुत भावुक वाला दिन है। हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई से आज वो खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ED को अदालत से फटकार मिली है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले मामले पर भी रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगी है। अदालत ने दोनों को 2 हफ्ते के भीतर आने का आदेश दिया है और हाजिर न होने पर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी है। अदालत ने यह भी कहा कि क्यों न अदालत को नजरअंदाज करने वाले पर उन पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाए। योग गुरु रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट को गंभीरता से ले। कोर्ट ने कहा, पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों पर देश से माफी मांगे। दरअसल 19 मार्च को मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था, जिसके बाद मंगलवार को रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असहानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आपने पिछले नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। हम दस्तावेज देख रहे हैं जिनमें कहा गया है कि जवाब न देने पर कंपनी और मैनेजमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस क्यों न चलाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण का एफिडेविट मांगा। पतंजलि की ओर से एडवोकेट बलवीर सिंह और एडवोकेट सांघी ने दलीलें देते हुए भ्रामक विज्ञापन के लिए माफी मांगी। दोनों की तरफ से एक ही हलफनामा दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाए। बलवीर सिंह ने उनका हलफनामा पढ़ते हुए कहा कि क्या मैं हाथ जोड़कर ये कह सकता हूँ कि जेंटलमैन खुद अदालत में मौजूद है।
अदालत उनकी माफी रिकॉर्ड में दर्ज कर सकती है। कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देने को लेकर वकील ने कहा कि हमारे मीडिया डिपार्टमेंट को कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी, लेकिन कोर्ट पतंजलि की तरफ से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा और कंपनी के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि केंद्र की सलाह के बाद क्या कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि हमें हैरानी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने अदालत में तो माफी मांग ली, लेकिन गलत विज्ञापन दिखाने के लिए जनता से कब माफी मांगेंगे ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला ईवीएम और वीवीपैट को लेकर आया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो क्या है कोर्ट का फैसला जिससे मोदी सरकार को लगा है झटका? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। विपक्ष लंबे वक्त से ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध कर रहा है। वीवीपैट की पर्ची मतदान के हाथ में देने की मांग कर रहा है। मामले में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष ने चुनाव आयोग से अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए वक्त की मांग की। चुनाव आयोग ने तो वक्त नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। बीते दिन सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए, जबकि फिलहाल निर्वाचन क्षेत्र के रैंडम 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान होता है। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि फिलहाल हर निर्वाचन क्षेत्र में एक के बाद एक 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। इन 5 ईवीएम का मिलान एक साथ नहीं किया जाता, जिससे रिजल्ट घोषित करने में अतिरिक्त समय लगता है। हर क्षेत्र में वोटों के मिलान के लिए अधिकारियों की तैनाती बढ़ानी चाहिए, जिससे 5 से 6 घंटे में पूरा वेरिफिकेशन हो जाए। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने सरकार समेत चुनाव आयोग को तगड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाली खबरें आ रही हैं, तो वहीं चुनाव से पहले की जा रही गड़बड़ियों की तरफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से शिकायत की है कि दिल्ली में कई जगहों पर होर्डिंग्स लगी हैं, जिनमें नेताओं के कैरिकेचर लगाकर उन्हें भ्रष्टाचारी करार किया गया है। इन पोस्टर में जारीकर्ता का नाम नहीं है। कांग्रेस ने इसे गैर कानूनी बताया। साथ ही चुनाव आयोग से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर विपक्षी नेताओं पार्टी के बारे में कई पोस्ट की गई है, जो कि आपराधिक है। महज 16 दिन के बाद देश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान होने हैं। एक तरफ सभी पार्टियां अपने चुनावी अभियान में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में निर्देश जारी कर रहा है। और इस बीच कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने चुनाव से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि हम सभी चुनाव आयोग के पास कुछ मुद्दों को लेकर गए थे। इनमें से एक आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले से चल रही स्कीम से जुड़े विज्ञापनों पर मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाने की बात रखी गई, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने बताया कि हम इस बारे में कदम उठा चुके हैं। हमने तमिलनाडु से जुड़े मामलों में भी एक अहम मुद्दा उठाया था, जिसमें हमने कहा कि हमारे केंद्रीय कार्यालय की ओर से भेजे गए पोस्टर अलग अलग राज्यों में भेजे जाते हैं, जिनका खर्च उम्मीदवारों के खाते में न जोड़े। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस मामले पर संज्ञान लेंगे और अधिकारियों से कहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि आप किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक नया तरीका निकाला है, जिसमें वह विज्ञापन में एक्टर्स के माध्यम से नेताओं को दर्शा रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से इसे रोके जाने की मांग की है। कई ऐसे विज्ञापन हैं जो जातिवादी घृणा फैला रहे हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी विज्ञापन है, जो कानूनन गलत है। हमने चुनाव आयोग से एक और अपील की
जिसमें फेक न्यूज, नफरत, झूठ फैलाने वाले विज्ञापन बीजेपी व उसके समर्थक सरोगेट माध्यम से चला रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन भ्रामक व विभाजनकारी विज्ञापनों पर रोक लगाएं। कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि अब वो किसी भी तरह आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं आज लालू प्रसाद ने भी अलग तरह से बेरोजगारी की समस्या पर बीजेपी को घेरा है। लालू प्रसाद ने एक चिट्ठी लिखकर तेजस्वी को रोजगार के मसले पर कुछ बातें कही। पिता की इस चिट्ठी में पुत्र के नाम का क्या संदेश है और इससे कैसे नीतीश कुमार होंगे परेशान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी के सिलसिले तेज हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार ये चर्चे तेजस्वी यादव की वजह से नहीं बल्कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव की चिट्ठी को लेकर हैं। दरअसल लालू यादव ने तेजस्वी के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने रोजगार को लेकर नीतीश सरकार पर करारा तंज कसा है। लालू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ये पत्र शेयर करते हुए लिखा, प्रिय तेजस्वी, जब आप सरकार में थे तब जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गरीबों को रोजगार देने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनवाई। साजिशन आपको हटाने के बाद ये सब शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। अब आपके सांसद जिताएंगे, केंद्र में भी नौकरी पाएंगे। इसके साथ ही लालू ने अपने इस पत्र की एक तस्वीर और एक न्यूज़पेपर की क्लिप साझा की है। न्यूज़पेपर की इस क्लिप में लिखा है कि जाति जनगणना के लिए मिले गरीबों के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना मंजूर। बिहार में 94% 3-3 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख देगी सरकार। इसके पहले भी कई बार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार समेत तेजस्वी यादव को रोजगार के मुद्दे पर कई बार घेरा है। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में भी तेजस्वी ने अपनी गठबंधन सरकार के 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का दावा किया। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए जो सरकारी नौकरी देना असंभव था, हमने 17 महीने में वो कर दिखाया। और लालू के इस पत्र ने एक बार फिर नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंडिया गठबंधन की रैली हो या फिर जन विश्वास रैली, तेजस्वी यादव ने हर जगह रोजगार देने को अहम मुद्दा बनाया है, जबकि बीजेपी इस पर हमेशा घिरती आई है। बीजेपी इस सवाल पर भी घिरती है कि वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने CBI को एक नसीहत दी है, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर ध्यान देने को कहा गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देश की केंद्रीय एजेंसियां ED, CBI, IT लगातार चर्चे में हैं। विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों की स्वतंत्रता को लेकर, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन अब की बार CJI DY चंद्रचूड़ ने CBI की कार्य प्रणाली को लेकर अहम टिप्पणी की है, जिसके बाद एक बार फिर CBI चर्चे में है। दरअसल बीते सोमवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ CBI के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ मंच पर संबोधित करते हुए उन्होंने CBI की कार्यशैली पर बात। इस दौरान CBI को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि CBI को हर केस की बारीकी से जांच से बचना चाहिए। सिर्फ उन्हीं मामलों पर फोकस करना चाहिए जिनसे राष्ट्र सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को खतरा हो। CJI ने यह भी कहा कि छापेमारी के दौरान पर्सनल डिवाइस की अवांछित जब्ती के उदाहरण सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को सर्चिंग, जब्ती और किसी के निजी अधिकारों में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। आपको बता दें, बीते कुछ वक्त से निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर CBI सवालों के कटघरे में है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए CBI का उपयोग किया जाता है। बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी को भी टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जबकि वरुण की मां मेनका गांधी को फिर से सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन मेनका गांधी के प्रचार में अब तक वरुण गांधी नहीं उतरे हैं। क्या है वरुण गांधी का प्लान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी पहले चरण में मतदान होने हैं। बता दें कि यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें सुल्तानपुर में छठे चरण में मतदान होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सुल्तानपुर की सांसद और मौजूदा प्रत्याशी मेनका गांधी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। लेकिन इस चुनाव प्रचार में बेटे वरुण गांधी के नजर नहीं आने पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या वरुण गांधी का बीजेपी से मोह भंग हो गया है? क्या वरुण गांधी अब बीजेपी के खिलाफ बगावत करेंगे? जिस पर मेनका गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि वरुण और उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण वो अभी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे और वो आराम कर रहे हैं। बहरहाल
अब वजह जो भी हो, लेकिन अब ये साफ नजर आने लगा है कि वरुण अब बीजेपी के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली से लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरी समय में वरुण गांधी कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं और रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके चलते अब वो मां मेनका गांधी के प्रचार से दूरी बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अभी तक रायबरेली लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के इस गढ़ को जीतने के लिए बीजेपी वरुण गांधी को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अपनी अथाह कमाई के दम पर सत्ता और मीडिया के एक बड़े समूह को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण के बनाए हुए भ्रामक विज्ञापन अब उन्हीं के गले की हड्डी बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी बोलती बंद कर दी। अब देखना यह है अगले हफ्ते होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इन सज्जन का क्या इलाज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।